चलिए, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं किसके बारे में? बॉटनी। बॉटनी का जो पेपर है इसके 30 क्वेश्चन, और हम ये देखना चाहेंगे कि ये बॉटनी के जो पेपर सेट में आने वाले क्वेश्चन हैं इनमें से क्या 30 क्वेश्चन में से हम 20 क्वेश्चन सही कर सकते हैं? क्या 20 क्वेश्चन हमारे लायक थे, हमारे नोट्स से आए हैं? ठीक है, हम ये देखना चाहेंगे। चलिए, तो अब जानेंगे बॉटनी में ये जो 2016 का पेपर सेट है, ये उसमें शायद अब सेकंड सेट आएगा अपना। ये एक सेट अपन पहले भी हल कर चुके हैं। ठीक है, तो ध्यान से पढ़ते जाइए और सही आंसर बताते जाइएगा। इसमें लिखा जीवाणुओं के किस समूह को रश्मि कवक, रश्मि कवच मतलब रे फंगल या रे कवक कहा जाता है? तो रे कवक या रश्मि कवक जो है ये कहा जाता है किसको? एक्टिनोमाइसिटीज को कहा जाता है। माइकोप्लाज्मा ये तो सबसे छोटे आकोश की जीव है, ठीक है ना, याद रखिएगा, इनकी अलग विशेषता है। माइकोबैक्टीरिया ये इनसे उत्पन्न प्रजाति है। ठीक। मिक्सोबैक्टीरिया ये ऐसे बैक्टीरिया हैं जिनमें फ्लैजिला नहीं पाया जाता और ये तैर करके गति करते हैं। ठीक है ना। तो यदि बात की जाए कि जीवाणुओं के किस समूह को रश्मि कवक या रे कवक कहा जाता है, तो उसमें एक ही नाम आएगा और वो कौन है? एक्टिनोमाइसिटीज। याद है आपको, मैंने लिखवाया है, लिखा है एक्टिनोमाइसिटीज में इन्हें रे कवक भी कहा जाता है। वहां साफ साफ लिखा, तो ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं थी। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, पादप कोशिका भित्ति में पाया जाने वाला सेलुलोज काय का बना होता है? तो जैव अणु के अंतर्गत हमने ये टॉपिक पढ़ा हुआ है। जैव अणु के अंतर्गत ये टॉपिक हमने पढ़ा हुआ है कि पादप कोशिका भित्ति में पाया जाने वाला जो सेलुलोज है वो काय का बना होता है? क्या अल्फा ग्लूकोज का बना होता है? क्या बीटा ग्लूकोज का बना होता है? क्या गैलेक्टोज फ्रक्टोज? फ्रक्टोज का नहीं होता, गैलेक्टोज का नहीं होता, ये तो गलत बात है। ठीक है ना। ये बीटा डी ग्लूकोज का बना होता है। किसका? बीटा डी ग्लूकोज का। तो हम कहेंगे इसका राइट आंसर क्या आएगा? बी ग्लूकोज, बीटा डी ग्लूकोज। अगला नंबर, अगला नंबर यहां पर अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा एक मोनोकार्पिक पौधा है? मोनोकार्पिक पौधे वे पौधे होते हैं जो अपने जीवन काल में केवल एक ही बार फल देते हैं। ठीक है ना, याद रखिएगा, मोनोकार्पिक पौधा जो अपने जीवन में केवल एक ही बार फल देते हैं। तो इसमें हम किसको ले सकते हैं? हम इसको बनाना को ले सकते हैं। केला, केले का झाड़ एक बार फलने के बाद सूखने लगता है शायद, है कि नहीं? तो हम कहेंगे, और फिर उसकी जो दूसरी शाखाएं वहां पर फल लगने लगते हैं, लेकिन वो पौधा सूखने लगता है। तो इसे हम कहेंगे मोनोकार्पिक पौधा कहा जाता है। पॉलीकार्पिक, तो प्रश्न उठता सर ये कौन से हैं? ये पॉलीकार्पिक है। पॉलीकार्पिक मतलब जो बार बार फल देते हैं। तो आम को ले लो आप, हर साल फल देता है वो, ठीक है ना। अनार को ले लो, ऐसा ही होगा। अंगूर को ले लो, ऐसा ही होगा, लेकिन ये एक ही बार देता है। ये मोनोकार्पिक कहलाएगा। ठीक। फिर आगे चलते हैं। ग्लूकोज के एक अणु के संश्लेषण के लिए कितने एटीपी की आवश्यकता होती है? याद करो, तुमको केल्विन चक्र में साफ साफ बताया गया। केल्विन चक्र में तुमको साफ साफ बताया गया कि ग्लूकोज के एक अणु के निर्माण के लिए जो अपना C3 चक्र है, केल्विन चक्र, उसमें 18 एटीपी की आवश्यकता होती है। और जो C4 चक्र है, एच स्लैग चक्र, उसमें 30 एटीपी की आवश्यकता होती, 30 एटीपी की आवश्यकता होती। तो यहां पर दोनों चक्रों के बारे में बताया गया है। तो C3 9 एटीपी गलत है, C3 18 ये सही है, C3 22 ये गलत है, C3 24 ये गलत है। ये राइट आंसर आ गया। और आगे चलो, ये हिंदी में लिखा, C3 चक्र में 18 एटीपी और C4 चक्र में कितने? 30 एटीपी। याद रखिएगा, इसको बहुत अच्छे से याद रखें अपन। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था। फिर इसके बाद आगे ये आ गया, फर्न में जाइलम कैसा होता है? फर्न में जाइलम कैसा होता है? क्या एक्सार्क होता है, मीसार्क होता है, इंडार्क होता है, या पॉलीआर्क होता है? ठीक। तो आपको ये सारी चीज पढ़ाई गई है कि नहीं? जाइलम के बारे में मीसार्क, इंडार्क, और इंडार्ज, ये सब पढ़ाया गया है कि नहीं? तो ये सारी चीज पढ़ाई गई है। याद रखिएगा, फर्न का जो जाइलम है ये मीसार्क होता है, और बाकी हमारे जो एंजियोस्पर्म है, आवृत बीजी, उनका जो जाइलम है वो एक्सार्च भी होता है, इंडार्क भी होता है, और पॉलीआर्क भी होता है। अब इनकी परिभाषा आपको संवहन पूल के अंदर बता दी गई है, तो वहां से आप इस बात को समझ सकते हो। ठीक है ना। तो फर्न में जाइलम, केवल फर्न में जाइलम मीसार्क होता है, और बाकी में हम कहेंगे बाकी जो एंजियोस्पर्म है उनमें हर प्रकार का होता है। ठीक। अगला देखो क्या लिखा है, वह वर्णक जो लाल और दूरस्थ लाल प्रकाश को अवशोषित करता है वो तो एक ही है। कौन है वो? फाइटोक्रोम। ठीक है, याद रखिएगा, वह वर्णक जो लाल एवं दूरस्थ लाल प्रकाश को अवशोषित करने का काम करता है
तो वो फाइटोक्रोम है। आपको याद है मैंने बताया था FR, याद है, फाइटोक्रोम रेड, ऐसे ही करके बताया, नहीं नहीं नहीं, PR बताया था, PR फाइटोक्रोम रेड और PFR फाइटोक्रोम इंफ्रारेड, बताया था कि नहीं। साइटोक्रोम के मैंने, सॉरी, फाइटोक्रोम के मैंने दो प्रकार बताए थे, ठीक है ना, फाइटोक्रोम रेड जो लाल प्रकाश को, और फाइटोक्रोम इंफ्रारेड जो दूरस्थ लाल प्रकाश को क्या करता है, अवशोषित करता है, ठीक है। फिर अगले नंबर पे आते हैं, ये देखो, इसमें भी हमारे अच्छे क्वेश्चन है। क्या लिखा हुआ इसमें, ऐसी अवस्था जिसमें फिलामेंट और परागकोश अपनी पूरी लंबाई में क्या होते हैं, जुड़े होते हैं, ठीक है ना। ऐसी अवस्था जिसमें पुतंतु और परागकोश अपनी पूरी लंबाई में जुड़े होते हैं तो उसको कहते हैं सिनेंड्रस, सिनेंड्रस, याद रखिएगा। और जब परागकोश और जायांग अपनी पूरी लंबाई में जुड़े हों तो उसे नाम दिया जाता है क्या, गाइनेंड्रस, ठीक, याद रखिएगा। फिलामेंट अर्थात पुतंतु और उसके बाद परागकोश, आमतौर पर स्थिति ऐसी होती, आमतौर पर स्थिति ऐसी होती, लेकिन स्थिति यदि इस प्रकार की हो, स्थिति यदि इस प्रकार की हो कि पूरी लंबाई में पुतंतु और परागकोश आपस में जुड़े हुए, जबकि पुतंतु छोटा हो और परागकोश कैसा हो, बड़ा, तो ऐसी स्थिति को हम नाम देंगे क्या, सिनेंड्रस, याद रखिएगा। और जब परागकोश और जायांग आपस में जुड़े हो तो उसे नाम दिया जाएगा क्या, गाइनेंड्रस, ये नाम लिखा, गाइनेंड्रस, गाइनोसियम, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने देखो क्या लिखा है, इसमें लिखा विषम वर्तिकाग्र अर्थात हेटेरोस्टाइल किसके द्वारा प्रदर्शित होता है। विषम वर्तिकाग्र से मतलब क्या हुआ, तो यहां पर ध्यान रखिएगा, जब पुंकेसर कैसे होते हैं, छोटे बड़े होते हैं, तो ऐसा नाम दिया जाता है क्या, विषम वर्तिकाग्र, ठीक है ना। ये कब प्रदर्शित होता है या क्यों प्रदर्शित होता है, पर परागण के लिए। ये क्यों प्रदर्शित होता है, तो हम कहेंगे पर परागण के लिए। हेटेरोस्टाइली किसके द्वारा प्रदर्शित होता है, तो पहले तो अपन ये देख लें हेटेरोस्टाइली मतलब विषम वर्तिकाग्र क्या है, तो याद रखिएगा, अलग अलग आकार के परागकोश का बनना, या परागकोश नहीं बोलना चाहिए, पुंकेसर का बनना, तो ये कहलाता है विषम वर्तिकाग्र अर्थात हेटेरोस्टाइल। और ये प्राइमुला जिसे प्रिमरोज भी कहा जाता है में देखने को मिलता है, प्राइमुला अर्थात प्रिमरोज में ये देखने को मिलता है। बात समझ में आ गई। अगला नंबर, ये क्वेश्चन भी अच्छा था लेकिन बहुत दिमाग लगाने वाला था। इसमें बोला गया है सोमेटोट्रोपिक हार्मोन, सोमेटोट्रोफिक हार्मोन और थायरोट्रोपिन हार्मोन का स्रावण होता है, ठीक है ना, का स्रावण होता है। तो ये दोनों हार्मोन जो हैं, इनको मैंने देखा, ये दोनों हार्मोन जो हैं, ये हार्मोन कौन से हैं, ये हार्मोन है ग्लाइकोप्रोटीन, ये हार्मोन है ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक। और याद रखिएगा ग्लाइकोप्रोटीन हार्मोन जो होते हैं, ठीक, ये बनते हैं ईआर में, ये ईआर में बनते हैं, लेकिन इनका जो नियंत्रण है वो कौन करता है, गोल्गी बॉडी करता है या गोल्जी बॉडी करता है। बनते ईआर में है, जितने भी ग्लाइकोप्रोटीन हार्मोन है वो ईआर में बनते हैं, लेकिन इनका नियंत्रण कौन करता है, गोल्गी बॉडी। तो ये देखो ईआर के द्वारा नियंत्रित, तो ये गलत लिखा, बनते हैं उसमें ये, और गोल्गी बॉडी द्वारा नियंत्रित, तो ये सही है, ठीक है। ईआर में बनते हैं लेकिन गोल्गी बॉडी द्वारा नियंत्रित होते हैं, ठीक है, याद रखना है। फिर इसके बाद अगला नंबर, निम्न में से कौन सी प्रक्रिया लोहे के अभाव से सीधे प्रभावित होती, लोहे के अभाव से सीधे प्रभावित होती, तो ग्लाइकोलिसिस का लोहे से कोई भी लेना देना नहीं है, ठीक। केल्विन चक्र का लोहे से कोई भी लेना देना नहीं है, इसका तो केवल CO2 ग्राही सही होना चाहिए और CO2 मिलना चाहिए बस, ठीक है ना। कोशिका का डीपीडी स्तर, डीपीडी विसरण दाब न्यूनता, ठीक है ना, डीपीडी को क्या कहा जाता है, विसरण दाब न्यूनता। इसका भी कनेक्शन आयरन से नहीं है, इसका कनेक्शन केवल पदार्थों के कोशिका में प्रवेश और बाहर निकलने से, बस, ठीक है ना। विसरण दाब न्यूनता भी एक बहुत अच्छा टॉपिक है, ठीक है।
अब डीपीटी यहां देखने को मिलता है, यदि किसी और सेट में देखने को मिला तो मैं फिर विसरण दाब न्यूनता भी आपको पढ़ा दूंगा, ठीक है। ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन ये होता भाई, ये प्रभावित होता सीधे, क्यों? क्योंकि इस क्रिया में कौन भाग लेता है? साइटोक्रोम, इलेक्ट्रॉन वाहक, याद है साइटोक्रोम। और साइटोक्रोम के निर्माण के लिए जरूरी कौन होता है? Fe। तो इसलिए ग्लाइकोलिसिस का आयरन से, केल्विन का आयरन से, डीपीटी का आयरन से कोई संबंध नहीं है। लेकिन ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन की क्रिया में भाग लेने वाला एक महत्वपूर्ण घटक कौन है? साइटोक्रोम। और साइटोक्रोम में Fe की अधिकता होती है, इसलिए हम कहेंगे कि यहां पर Fe एक महत्वपूर्ण कारक, ठीक है, याद रखिएगा, जो किसको? ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन को प्रभावित कर सकता है। यहां देखिए, इस प्रश्न को समझिए। ब्रायोफाइटा के मादा गैमेटेंजिया मतलब मादा युग्मक धानी कवक के मादा युग्मक धानी से किस प्रकार भिन्न होती? ठीक, तो ब्रायोफाइटा में जो आर्किगोनिया होती है, आर्किगोनिया, ठीक है ना, उसमें आपने देखा होगा उसके आर्किगोनिया के चारों तरफ जो सेल्स होती हैं वो कौन सी होती हैं? बंद कोशिकाओं का जैकेट होता है, वो वेंटर जो अपन ने पढ़े थे, वेंटर, ठीक है ना, वो बंद कोशिकाओं का क्या जैकेट परत होती है। लेकिन कवक के गैमेटेंजिया में ऐसा कुछ नहीं होता। कवक के गैमेटेंजिया मतलब मादा युग्मक धानी में ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन ब्रायोफाइटा की जो मादा युग्मक धानी है उसमें क्या होता है? बंद कोशिकाओं की, स्टेराइल सेल की, बंद कोशिकाओं को स्टेराइल सेल कहा जाता है। उसकी चारों तरफ क्या पाई जाती है? एक परत पाई जाती है, ठीक है, याद रखिएगा। इसी कारण से ब्रायोफाइटा का जो मादा गैमेटेंजिया वो कवक के मादा गैमेटेंजिया से क्या होता है? भिन्न होता है। अगला नंबर देखो क्या लिखा है, सरल क्वेश्चन है ये। इसमें लिखा माइटोकॉन्ड्रिया में इलेक्ट्रॉन अभिगमन तंत्र स्थित होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली में, माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली में जो ये वलन पाए जाते हैं, ठीक है ना, इन वलन को अपन कहते हैं क्रिस्टी, इन्हें अपन कहते हैं क्रिस्टी। प्रश्न क्या कह रहा है कि माइटोकॉन्ड्रिया में इलेक्ट्रॉन अभिगमन तंत्र कहां स्थित होता है? तो इलेक्ट्रॉन अभिगमन तंत्र जो है वो इसी क्रिस्टी की झिल्ली में होता है, या आंतरिक झिल्ली की क्रिस्टी में होता है, ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है ना। ये जो झिल्ली है इसको कहेंगे आंतरिक झिल्ली, और ये उंगली उभार को क्या कहेंगे? क्रिस्टी। तो आंतरिक झिल्ली की क्रिस्टी में, आंतरिक झिल्ली की क्रिस्टी में, ये कहला बाहरी झिल्ली में, बिल्कुल गलत है। आंतरिक झिल्ली स्थान में मतलब यहां पर क्या? बिल्कुल गलत, इधर पे थोड़ी होंगे, ठीक है। अंतर क्रिस्टी में मतलब क्रिस्टी के अंदर, ये भी गलत है, ठीक है ना। ये क्रिस्टी की जो बाहरी परत होती है ना, यहां पर स्थित होता है, याद रखिएगा। क्रिस्टी की ये जो बाहरी परत होती है यहां पर हम कहेंगे कौन मौजूद होता है? तो याद रखिएगा ईटीएस, इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला में क्या किया जाता है मालूम है ना? जो हाइड्रोजन ग्राही हैं उनका ऑक्सीकरण करके ऊर्जा प्राप्त की जाती है, ऊर्जा प्राप्त की जाती है। और उस ऊर्जा का जो उपयोग है, और उस ऊर्जा का जो उपयोग है कहां पर किया जाता है? उस ऊर्जा का उपयोग कहां किया जाता है? एटीपी के संश्लेषण में। इस क्रिया को कहते हैं ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन। तो ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन की क्रिया जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया में इलेक्ट्रॉन अभिगमन तंत्र में स्थित होती है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन में तुमको बताया था मैंने, ऐसे जीवाणु जिनमें फ्लैजिला अनुपस्थित होता है, तो जिनमें फ्लैजिला अनुपस्थित होता है उनको क्या कहा जाता है? जिनमें फ्लैजिला नहीं पाया जाता, एट्राइकस। जिनमें फ्लैजिला नहीं पाया जाता उनको कहते हैं एट्राइकस, कहते कि नहीं कहते? ठीक। और एट्राइकस कौन होते हैं? कोकाई जीवाणु। कोकाई बोले तो गोल, कोकाई बोले तो गोल, ठीक है ना। एट्राइकस जो होते हैं वो गोल जीवाणु होते हैं जो गति नहीं करते। लेकिन इसने क्या कहा है? उसने इसके साथ एक प्रश्न जोड़ दिया, जो तैर कर गति करते हैं। जिनमें फ्लैजिला नहीं पाया जाता वो अपनी जगह पे स्थिर रहता है, उसको कहते हैं एट्राइकस। लेकिन जिसमें फ्लैजिला नहीं होता, वो जो तैर के गति करता है, तो उसे किस समूह में रखते हैं? तो उसको रखते हैं मिक्सोबैक्टीरिया के अंतर्गत, उसे मिक्सोबैक्टीरिया कहा जाता है। जैसे जब ये आया था रे कवक, एक्टिनोमाइसिटीज। और ऐसे जीवाणु जिनमें फ्लैजिला नहीं पाया जाता, एट्राइकस, लेकिन फ्लैजिला ना होने के बाद भी वो तैर के गति कर लेते हैं, तो वो कहलाते हैं मिक्सोबैक्टीरिया।
ठीक है, याद रखना है, मिक्सोबैक्टीरिया। फर्न के वेस्कुलर बंडल में लीफ गैप होता है। वेस्कुलर बंडल क्या होता है अंजलि? मन नहीं लग रहा तुम्हारा, घर जाना? फिर सिपरक पास बैठना, जाओ। पेपर में भी लेके जाना उसको, सेंटर उसका जबलपुर रहेगा, तुम्हारा कहीं और। एक साथ जाना, कहने जन्म जन्म का साथ है हमारा, कहने मर जाएंगे लेकिन पेपर एक साथ देंगे। कैसी लड़कियां ऐस करके बैठी जब इस ये पेपर दे, ये पढ़ने का स्टाइल है इनका, नालायक। फर्न के वेस्कुलर सिलेंडर, सिलेंडर लिखा है बंडल लिखना चाहिए तो सिलेंडर लिखा है, क्या लिखना चाहिए? वेस्कुलर बंडल। वेस्कुलर बंडल बोले तो क्या आएगा? संवहन पूल। फर्न के वेस्कुलर बंडल में लीफ गैप जो होता है, मतलब जो रिक्त स्थान देखने को मिलता है, ठीक है ना, वो क्यों देखने को मिलता है? वो इनके पेरेनकाइमा कोशिकाओं के कारण से होता है। इस प्रकार से इनकी पेरेनकाइमा कोशिकाएं जो होती, ये इन पेरेनकाइमा कोशिकाओं में क्या होता है, ये जो गैप होता है ना, ये कहलाता है क्या? लीफ गैप। तो फर्न के वेस्कुलर बंडल में, मतलब संवहन पूल में जो लीफ गैप है, वो किसके कारण से होता है या किस क्षेत्र में होता है, ऐसा बोल रहा है। तो ये पेरेनकाइमा क्षेत्र में होता है, मतलब मृदुतक क्षेत्र में। मृदुतक की कोशिकाएं, भाई कोलेन काइमेट्स में तो हो ही नहीं सकता, उसमें तो अलग से पदार्थ जमा होता है, ठीक है ना, जिससे उनके कोने मोटे हो जाते हैं। पूरी तरह से फ्लोएम क्षेत्र में, ये गलत है। और पेरेनकाइमेट्स, अच्छा ये तो करेक्ट आंसर, वही तो मैंने कहा डबल रिपीट कैसे हो गया, ये एयर स्पेस। एयर स्पेस नहीं, एयर स्पेस नहीं, एयर स्पेस अकेला बोलेंगे तो वो फिर अलग चीज कहलाएगी, और यदि अपन मृदुतक का एयर स्पेस कहेंगे तो ठीक है। तो फर्न का जो वेस्कुलर बंडल है, मतलब जो संवहन पूल है, उसमें जो लीफ गैप है वो कहां पाया जाता है? पेरेनकाइमेट्स क्षेत्र में पाया जाता है। ये थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन, क्योंकि ये खोजकर्ता के ऊपर से है, तो इसमें अंदाजा लगा पाना सही मतलब नहीं हो पाता, शायद बहुत कम लोगों को सही होता। पोलेन एम्ब्रियोइड्स, ठीक है ना, पोलेन एम्ब्रियोइड्स ये लिखा है। तो हम कहेंगे जो पराग कण होते हैं, ठीक है ना, उनकी भ्रूणीय अवस्था की खोज किसने की? पोलेन एम्ब्रियोइड्स की खोज किसने की? तो इसका आइडिया कम है अपने को, लेकिन बताया गया है कि गुहा और माहेश्वरी ने की है, तो अपन उसको टिक लगा लेते हैं, ठीक है। इसके बारे में हम आपको बताएंगे अपने अगले टॉपिक में, ठीक है। पोलेन एम्ब्रियोइड्स क्या होता है, और उसके बाद माहेश्वरी ने इसकी खोज में क्या भूमिका निभाई थी, उसके बारे में अपन चर्चा जरूर करेंगे, ठीक है। देखिएगा, ये बड़ा सरल क्वेश्चन है, लेकिन कभी कभी हिंदी में क्वेश्चन गलत दिया रहता है। देखिएगा, संश्लेषण का अनुमान, अरे तो किसके संश्लेषण का? तो यहां जाओ, ये लिखा है डीएनए सिंथेसिस। डीएनए संश्लेषण का अनुमान किसके रेडियो सक्रियता के प्रवेश द्वारा लगाया जा सकता है? अब देखो, डीएनए संश्लेषण का अनुमान आप किससे लगा सकते हो? मतलब वो संश्लेषण आरएनए भी हो सकता है, वो संश्लेषण आरएनए का भी हो सकता है, लेकिन डीएनए संश्लेषण होगा वो कब कंफर्म होगा? क्या यूरेसिल से कंफर्म होगा, क्या एडिनाइन से, क्या थाइमिडिन से, या डीऑक्सीराइबोज से? तो सीधी सी बात है, थाइमिन। थाइमिन के प्रवेश से क्लियर हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा तो थाइमिन के प्रवेश से क्लियर हो जाएगा। याद रखिएगा कि ये जो संश्लेषण हो रहा है ये किसका है? डीएनए का। भाई देखो, एडेनिन वो तो दोनों में कॉमन है, यूरेसिल के प्रवेश से भी क्लियर हो जाता है कि डीएनए का संश्लेषण नहीं हो रहा है, आरएनए का हो रहा है, ठीक है ना। लेकिन डीऑक्सीराइबोज से तो बिल्कुल, डीऑक्सीराइबोज से भी हो सकता है, लेकिन यहां पर जो बोला ना, किसके रेडियो सक्रिय प्रवेश द्वारा किया जाता है, तो भाई रेडियो सक्रिय प्रवेश द्वारा किसका? थाइमिडीन। क्या होता है देखो, राइबोज शर्कराएं 5 कार्बन वाली दोनों, राइबोज भी और डीऑक्सी राइबोज भी, उससे पता नहीं चल पाता, और एडेनिन दोनों में भाग लेता है, उससे नहीं पता चल पाता। यूरेसिल जाता तो आरएनए हो जाता, और थाइमिन गया तो क्या हो गया? डीएनए। तो ज्यादातर लोग इनमें कंफ्यूज हो जाते कि डीऑक्सी राइबोज, ठीक है ना, थाइमिन, कोई यूरेसिल के साथ चला जाता,
ज्यादातर लोग इन्हीं के बीच में घूमते हैं। और मैं बता रहा हूं 50% बच्चे तो डीऑक्सीराइबोस शर्करा के साथ गए होंगे, 50%। ठीक है नहीं, लेकिन सही आंसर क्या है? थाइमिन के रेडियो सक्रिय प्रवेश द्वारा। फिर देखो क्या लिखा, प्रश्न एक बार फिर से पढ़ लो। ध्यान रखना कभी कभी क्वेश्चन हिंदी में मिस्टेक हो सकता है, तो अपन इंग्लिश में देख सकते हैं। तो डीएनए संश्लेषण का अनुमान किसके रेडियो सक्रिय प्रवेश द्वारा किया जाता है? तो हम कहेंगे थाइमिन के रेडियो सक्रिय प्रवेश द्वारा। ठीक है, थाइमिन बोलेंगे अपन, वो थाइमिडिन बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, जीवाणु जो अधिक अधिक नमक वाले अचार में जीवित नहीं रहते, क्या होता है? जीवाणुओं की एक खास बात है, वो कभी भी ऐसे वो कभी भी ऐसे घोलों में नहीं रहते जहां पर क्या होगा, जहां पर हम कहेंगे सांद्रता उनके कोशिका द्रव से ज्यादा हो। एक मिनट, हेलो, हाँ जी। हाँ, देखिएगा यहां पर लिखा है जीवाणु जो अधिक नमक वाले अचार में जीवित नहीं रहते। तो मैंने आपको बताया जीवाणु जो होते हैं उनकी खास बात क्या है। जीवाणु की खास बात यह है, याद रखिएगा, जीवाणु की खास बात यह है कि जीवाणु कभी भी अपने से अधिक सांद्रता वाले घोलों में नहीं जाते। क्यों? यदि वो अधिक सांद्रता वाले घोलों में चले गए तो क्या होगा, उनके अंदर से पानी जो है वो निकल करके उन घोलों में चला जाएगा और उनकी कोशिका में क्या हो जाएगा, जीव द्रव्य कुंचन, जिसको कहते हैं प्लाज्मोलिसिस, जिसके कारण वो मर जाएंगे। ठीक है, तो यहां पर जीवाणु अधिक नमक वाले अचार में जीवित नहीं रह पाते। क्यों? जनन दर कम होती है, गलत। जनन दर कम होती है, गलत है। ठीक, जीवाणु प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाते, गलत। प्लाज्मोलिसिस, ये जीव द्रव्य कुंचन के कारण मर जाते हैं। प्लाज्मोलिसिस मतलब होता है जीव द्रव्य कुंचन, जीव द्रव्य कुंचन। आ रही बात समझ में? ठीक है, अब देखो आगे क्या लिखा है। निम्न दिए गए क्रॉस के परिणाम स्वरूप संतति कितने विभिन्न प्रकार के युग्मक पैदा करेगा? बहुत सरल क्वेश्चन। सबसे पहली बात तो देख लो आप, ये किस प्रकार का क्रॉस है। एक दो तीन, तीन जोड़ी गुणों का संकरण हुआ है। तीन जोड़ी गुणों का संकरण हुआ तो ये त्रिसंकर क्रॉस है, त्रिसंकर क्रॉस। और त्रिसंकर क्रॉस है तो कितने प्रकार के युग्मक पैदा करेगा? तो युग्मकों की संख्या निकालने का सूत्र है 2 की घात n, 2 की घात n, n क्रॉस को बताएगा। तो त्रिसंकर क्रॉस है तो 2 की घात 3, तो कितने प्रकार के युग्मक बनेंगे? 8 प्रकार के युग्मक बनेंगे। तो राइट आंसर क्या होगा? 8। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है। इस प्रश्न को अच्छे से पढ़िए और इसका उत्तर निकाल के रखिए। 1 मिनट में आता हूं ऊपर देख करके, तो आप जरा इसका आंसर निकाल के रखिए। 1 मिनट लगेगा मुझे, आंसर इसमें क्या गलत और क्या सही होगा।
कौन सा गलत हो सकता है इसमें? सेकंड नंबर। सेकंड नंबर वो अलग ही बता रहा है, ये आपको सारे एंजाइम बताए गए। सबसे पहले आपको जो बताया गया है डीएनए लाइगेज। डीएनए लाइगेज का काम आपको बताया गया है कि डीएनए के छोटे छोटे खंडों को, जिनको ओकाजाकी खंड कहते हैं, ये उनके जोड़ने का काम करता है। ठीक है। डीएनए पॉलीमरेज का काम क्या है? डीएनए पॉलीमरेज का काम है डीएनए द्विगुणन में मदद करना, जो कि एस अवस्था में होता है, एस प्रावस्था में, उसमें मदद करना। लेकिन क्या लिखा है? विशिष्ट डीएनए क्रम पर डीएनए को काटता है। बिल्कुल गलत। ये काम तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का है। आंसर क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है? और पढ़ लो घर में बैठ के। ठीक है। तो यहां पर देखो, डीएनए पॉलीमरेज का काम ये नहीं, ये काम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का है, डीएनए को काटना, तो ये गलत दिया है। और हेलिकेज, हेलिकेज में क्या होता है? डीएनए रेप्लिकेशन के समय एच बंधों को तोड़ने का काम हेलिकेज करता है। ये बात भी बिल्कुल सही है। तो हम कहेंगे पहला और दूसरा सही है और तीसरा क्या है? गलत। पहला तीसरा सही है, दूसरा गलत है। दूसरा का काम ये है डीएनए द्विगुणन, जो कि ऐसा अवस्था में होता है, उसमें मदद करना। ठीक है, याद रहेगा। अब देखते हैं ऑप्शन क्या दिए थे, ऑप्शन नहीं निकाले थे मैंने, तो इसमें ऑप्शन देख लो। इसमें ऑप्शन लिखा पहला दूसरा तीसरा सत्य है, गलत। पहला दूसरा सत्य है, तीसरा असत्य, गलत। पहला सत्य है तो ये भी गलत। पहला सत्य दूसरा तीसरा सत्य कह दिया, और ये क्या कह रहा है? पहला तीसरा सत्य और दूसरा असत्य, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, तो अपने को ये जानकारी होनी चाहिए। आगे चलते हैं। अब ये पूछा है अपने को ये प्रश्न में कि इसका जीनोटाइप क्या होगा। ये बड़े खतरनाक क्वेश्चन आ रहे हैं जेनेटिक्स से। ठीक है, इसका जीनोटाइप क्या होगा? तो सबसे पहले तो तुम ये निकाल लो ए ए बी बी, फिर ये आ गया ए ए बी बी। ठीक है, हेलो, नमस्ते बेटा, मैं 1 मिनट में लगा रहा हूँ, है ना? कहाँ है तू अभी? तो हम कोचिंग में है, अभी क्लास लगी हुई है, 2 बजे के आसपास आओ ना। तो चलो आओ, तो कोचिंग तो आओ। ठीक। तो यहां पर दिया गया है ए ए बी बी, और ये दिया गया है ए ए बी बी। ठीक है, अब इसका जीनोटाइप क्या होगा? इसका जीनोटाइप ये निकाल रहा है, तो ये निम्न अनुपात में प्राप्त होंगे, ऐसा कह रहा है ये किस अनुपात में प्राप्त होंगे? तो इससे कितने युग्मक बनेंगे ये देखो, एक बनेगा ए बी और एक बनेगा ए बी। बनेगा कि नहीं बनेगा? इससे कितने युग्मक बनेंगे ये देखो, इससे बनेंगे ए बी और इससे बनेगा क्या? ए बी। ये बनेगा। अब यदि अपन इनके बीच में क्रॉस कराते हैं, अरे, यदि अपन इस टाइप से क्रॉस कराते हैं तो क्या स्थिति बनती? ए बी ए बी, अरे यार, ए बी ए बी। ठीक है, अब देखो क्या स्थिति बनती है, ए ए बी बी, ये बना हुआ है। फिर इसके बाद आ गया ए ए, ठीक है ना, और बी बी, ये बना हुआ है। फिर इसके बाद आ जाएगा ए ए बी बी, और उसके बाद बना हुआ है क्या? ए ए बी बी। ठीक है, ये तो जरा ध्यान से देखना, आपको ये वाला जो मिला है, ये वाला कितना मिला है? एक। कौन सा वाला? ये वाला ए ए बी बी, कितना मिला? एक। फिर ये ए ए बी बी दूसरा और तीसरा कैसे हैं? एक जैसे। ये कितने मिले तुमको? 2 मिले। फिर इसके बाद ये वाला, ये तुमको कितना मिला? एक मिला। ये देखो, मिला कि नहीं मिला? एक मिला कि नहीं मिला? तो तुमको ये एक मिल गया, ये 2 मिल गए, और ये कितना मिल गया? एक। तो एक वो मिला, 2 वो मिला, और एक ये मिला। ये मिला क्या? नहीं मिल पाया ये तुमको। तो इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 1 0, ये राइट आंसर हो जाएगा।
बात समझ में आ गई कैसे निकालना है? तो पहले तुमको इनके युग्मक निकालना पड़ेगा, युग्मक निकाल के इनका क्रॉस कराना पड़ेगा, ठीक है ना। और क्रॉस कराने के बाद तुमको मिलाना पड़ेगा कौन कितना मिला, तो ये एक मिला, वो दो मिला, ये एक मिला और ये मिल ही नहीं पाया। उसके मिलने की पॉसिबिलिटी भी नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि डबल ए किसी एंगल से नहीं आते। ये देखो इधर से तो ए ही जाता ना, और इधर से क्या आता? ए। पॉसिबिलिटी ही नहीं थी कि ये मिल जाए तुमको, और ना ही तुमको डबल बी मिल पाता, ठीक है ना। नहीं डबल बी मिल सकता था यार, सॉरी सॉरी, डबल ए नहीं मिल सकता, डबल बी नहीं मिल जाता। ये देखो यहां से भी आता, यहां से भी मिल जाता, लेकिन तुमको छोटा ए दो बार मिल ही नहीं सकता था, क्योंकि यहां से बड़ा ए ही जाता, तो इसलिए इसकी जीरो थी। लेकिन अपन ने निकाल के दिखा दिया कैसे निकालना है, ठीक। ये आया फिर से वही अपने दैनिक जीवन में रसायन वाले अध्याय से, आ रही बात समझ में, जो कि सिलेबस से बाहर है। निम्न में से कौन सा पौधा भारत में पागल की दवा के नाम से जाना जाता है? सर्पगंधा, सर्पगंधा, इसको पागल की दवा के नाम से जाना जाता है, याद रखें इसको। ये एक प्रश्न आया अपना, कहां से? खाद्य उद्यान वाले अध्याय से, ठीक है ना। इसको भी मुझे निकालना है, जैसे अभी मैंने खाद्य उत्पादन वाली चर्चा नहीं की है, ठीक है ना, खाद्यान्न फसलों की चर्चा नहीं की है, तो चावल की खेती के लिए पंख गोल मड बॉल तकनीक का उपयोग किसने आरंभ किया? चावल की खेती के लिए पंख गोल मड बॉल तकनीक का उपयोग किसने आरंभ किया? ठीक है, तो हम कहेंगे कि चावल की खेती के लिए पंख गोल या मड बॉल तकनीक का उपयोग जो है ये IRRI फिलीपींस ने किया था, ठीक है ना। इंटरनेशनल रिसर्च या हाँ इंटरनेशनल रिसर्च ऑफ राइस इंस्टीट्यूट, ऐसे ही करके कुछ है इसका नाम, इंटरनेशनल राइस ऑफ रिसर्च इंस्टीट्यूट, ऐसा ही कुछ होगा, या इंटरनेशनल रिसर्च ऑफ राइस इंस्टीट्यूट, ऐसा ही कुछ होगा। ये जो है ये वो संस्था है जिसने चावल की खेती के लिए मड बॉल तकनीक का प्रयोग किया था, ये नाम याद रखना, या पंख पंख बॉल, ठीक है ना। IRRI फिलीपींस, ठीक है, इसने किया था। चलिए आगे चलते, देखिए अगला नंबर क्या लिखा है। मंद गति से श्वसन करने वाले पादप या पादप ऊतक कौन से होते हैं? बैठो। मंद गति से श्वसन करने वाले पादप अथवा पादप ऊतक कौन से होते हैं? तो इसमें सबसे पहली बात तो याद करो आप सबसे पहले ये सोचो कि श्वसन किसमें तीव्र होता है। मैंने बताया कि जब बच्चा पैदा होता है, छोटा होता है, तो श्वसन धड़कनें उसकी बहुत तेज होती, श्वसन बहुत तेजी से होता है। फिर जैसे जैसे वो बड़ा होता है तो धड़कनें धीमी होती चली जाती। फिर जब वयस्क होता है तो 72 से 80 के बीच में चलती, और जैसे ही वो और वृद्ध होता चला जाता है तो फिर उसमें श्वसन धीमा और गहरा हो जाता है, धीमे धीमे सांस चलती, चलती कि नहीं चलती। तो इसका मतलब पादप ऊतक भी ऐसा ही है, जब नया बनेगा, जब नया बनेगा तो फिर उसमें उस समय उसमें श्वसन तीव्र होगा, लेकिन जब वो प्रौढ़ वयस्क हो जाएगा, वयस्क होकर के प्रौढ़ हो जाएगा, परिपक्व हो जाएगा, तो फिर क्या होगा? तो हम कहेंगे उसमें पादप ऊतक जो है, मतलब कौन सा वाला? प्रौढ़ वाला, प्रौढ़ और परिपक्व ही लिखा। पहला लिखा प्राक विभज्योतक, तो भैया ये तो नया होगा। कैम्बियम ये भी नया, क्योंकि ये बाद में आता है, बाद में बनता है ये, ठीक है ना। तरुण पत्तियां, नई पत्तियां, ये देखो तरुण पत्ती लिखा, तरुण पौधे, नया पौधा, ठीक है ना, छोटा पौधा, तो ये भी तीव्र श्वसन करेगा। तो हम कहेंगे प्रौढ़ पौधे एवं परिपक्व ऊतक, ये आएगा, ये लिखा प्रौढ़ पौधे और परिपक्व, ठीक है ना। तो ये जो है हम कहेंगे इसमें क्या होगा? मंद गति से श्वसन होगा। आ रही बात समझ में? चलिए, तो मेंडल के नियम सर्वप्रथम किस वर्ष में प्रकाशित हुए थे? पहले तो मुझे ये बताएं कि मेंडल ने अपने प्रयोग किस से किस सन में किए थे, हाथ उठा ले किसको याद है। मेंडल ने अपने प्रयोग किस सन से किस सन के दौरान किए थे? हाँ बताओ मधु। बिल्कुल सही बात, 1856 से 1863, 8 वर्षों तक उन्होंने प्रयोग किया था, ठीक है ना, 8 वर्षों तक प्रयोग किया था, ठीक, याद रखिएगा। लेकिन लेकिन प्रश्न क्या है? मेंडल के नियम सर्वप्रथम किस वर्ष में प्रकाशित हुए? तो मेंडल के नियमों को मेंडल ने प्रस्तुत नहीं किया था, ह्यूगो डिवरीज, कोरेंस और वान शेरमार्क, इन्होंने इनकी मृत्यु के बाद उन नियमों को क्या किया था? प्रकाशित किया था। तो याद रखिएगा
वो था 1866, वो सन। ठीक है, तो मेंडल के नियम सर्वप्रथम किस वर्ष में प्रकाशित हुए? तो 1866, और मेंडल ने अपना प्रयोग 1856 1863 में किया था, लेकिन उस दौरान कोई भी नियम नहीं निकले थे। चलिए आगे देखते हैं। वह चित्र जिसके द्वारा एक जाति के कैरियोटाइप को व्यक्त किया जाता, बहुत ही महत्वपूर्ण, और ये आपको शायद मिल सकता है 12वीं की कॉपी में, मिल सकता बुक में मिल सकता है। ये 12वीं की बुक में कहां पर, जहां पर आप ये गुणसूत्र की कमी और वृद्धि वाला पढ़ते हो ना टॉपिक, वहां पर आपको ये मिल सकता है कैरियोटाइप। ना मिले तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसका फोटोग्राफ भेजता हूं आपको कि कैसे कैरियोटाइप को व्यक्त किया जाता है। तो किसी जाति के गुणसूत्रों को व्यक्त करना, भिन्न भिन्न तरीके से व्यक्त करना, तो ये कहलाता है क्या? कैरियोटाइप व्यक्त करना। और याद रखिएगा, कैरियोटाइप व्यक्त करना जो है ये इंडियोग्राम के अंतर्गत आता है। इडियोग्राम लिखा है, ठीक है ना, इडियोग्राफ लिखा हुआ, सॉरी गलत गलत, ग्राफ लिखा हुआ, इंडियोग्राम कहते हैं उसको, ये आएगा, ठीक है ना, इंडियोग्राम। किसी जाति के गुणसूत्रों को चित्र के माध्यम से प्रदर्शित करना क्या कहलाता है? कैरियोटाइप। जैसे जब अपन ने पढ़ा था टर्नर सिंड्रोम, क्लिनीफेल्टर सिंड्रोम, तो मैंने बताया था कि मनुष्य का कैरियोटाइप क्या होता है, याद है आपको? तो मैंने बताया था कि मनुष्य में 44 ऑटोसोम होते हैं, और क्या होता है? लिंग गुणसूत्र होता है 23वां जोड़ा, या तो XY या तो XX। आ रही बात समझ में? तो इसलिए यहां पर राइट आंसर क्या आएगा? इंडियोग्राम। और इस लाइन को अच्छे से ध्यान रखना, क्योंकि प्रश्न उल्टा आ सकता है। इंडियोग्राम है, और ये वाले ऑप्शन आपको दिए जा सकते हैं। फिर आगे चलते हैं। न्यूक्लियाई की पूर्व खोज के संबंध में निम्न में से कौन सा स्पष्टीकरण श्रेष्ठ है? न्यूक्लियाई की पूर्व खोज के संबंध में निम्न में से कौन सा स्पष्टीकरण श्रेष्ठ है? ठीक, तो क्या लिखा है? न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण है। न्यूक्लियस स्पष्ट बॉडी है, जबकि कोशिका सिद्धांत पूर्णतः जनरलाइजेशन है। न्यूक्लियाई अन्य कोशिकीय भागों की तुलना में गहरे रंजित होते हैं, यह सही है। फिर क्या कहता? अंग्रेज वैज्ञानिक के पास अन्य की तुलना में अच्छे सूक्ष्मदर्शी थे, यह गलत है। ठीक, यह गलत होगा कहना। यहां पर लिखा है न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण है, यह बिल्कुल गलत है। न्यूक्लियस उसी साइटोप्लाज्म में जीवित रहता है, ठीक है, तो अपन ये नहीं कह सकते कि वो ज्यादा महत्वपूर्ण। भाई साइटोप्लाज्म मतलब कोशिका द्रव्य यदि ना हो तो फिर वो कोशिकांग जो इसका सपोर्ट करते हैं कौन करेगा? डीएनए अकेला महत्वपूर्ण नहीं है। फिर न्यूक्लियस स्पष्ट बॉडी है, जबकि कोशिका सिद्धांत पूर्णतः जनरलाइजेशन है, गलत है। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि कोशिका सिद्धांत गलत है, अस्पष्ट है, और न्यूक्लियस स्पष्ट बॉडी है, तो यह गलत है। सदृश्य लिखा है, अपन उसको स्पष्ट भी बोल सकते हैं। ठीक, तो कहने का मतलब यह है कि आप इसको इससे अलग करना चाह रहे हो, जबकि कोशिका सिद्धांत के अंतर्गत ही आता है कौन? न्यूक्लिक अम्ल, क्योंकि वो कोशिका का एक रोल है। ठीक है, तो ये ज्यादा बढ़िया है। यदि आप जब कभी क्या करोगे, कोशिकीय भागों को किसी रंजक के माध्यम से रंजित करोगे, तो इसमें जो न्यूक्लिक अम्ल है वो ज्यादा गहरा आएगा। क्यों? क्योंकि उसके चारों तरफ झिल्ली मोटी होती, और झिल्ली मोटी होने के कारण वो ज्यादा रंग क्या करती है? एब्जॉर्ब करती। तो जब झिल्ली मोटी होगी और ज्यादा रंग क्या करेगी? एब्जॉर्ब करेगी, तो वो गहरा दिखाई पड़ेगा। ये ज्यादा सटीक पॉइंट है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला पॉइंट, निम्न में से कौन सी पादप जाति कोशिका सिद्धांत का अपवाद है? जैसे कोशिका सिद्धांत का अपवाद जंतु जाति में वायरस है। जंतु जाति में वायरस है क्योंकि उसमें कोशिका नहीं पाई जाती। तो ऐसे ही कुछ ऐसे अकोशिकीय शैवाल हैं, या हाँ कोशिकीय शैवाल ही बोलना चाहिए, ऐसे हैं जिनमें कोशिका नहीं पाई जाती, और वो कोशिका सिद्धांत के अपवाद है। तो अब तक कोशिका सिद्धांत के अपवाद में हमने वायरस पढ़ा था, लेकिन वो जंतु का था। और अब क्या बोला है? कौन सी पादप जाति कोशिका सिद्धांत का अपवाद है? तो इसका राइट उदाहरण है क्या? वाउचेरिया, ठीक है ना, अकोशिकीय शैवाल, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, द्वितीयक कोशिकाओं को विभाजित नहीं किया जा सकता, क्यों? द्वितीयक कोशिका जैसे अपन ने पढ़ा था विभज्योतक ऊतक, वो विभाजित होते हैं, और विभाजित होकर के जो ऊतक बनाते हैं वो द्वितीयक कहलाते हैं, और उन्हीं द्वितीयक से फिर स्थायी ऊतकों का क्या होता है? निर्माण, ठीक है ना, मतलब वो आगे विभाजित नहीं होते। तो द्वितीयक कोशिकाओं को विभाजित नहीं किया जा सकता, क्यों?
इनमें विभाजन की क्षमता नहीं पाई जाती, ये तो बिल्कुल सही कथन है, विभाजन की क्षमता नहीं होती, ठीक है ना, क्योंकि ये क्या करते हैं, अब केवल अपना शेप बढ़ा करके और स्थायी ऊतकों का क्या करते हैं, निर्माण। इनमें केंद्रक नहीं पाया जाता, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन ये याद ना आए तो ये देखो, इनमें विभेदीकरण के दौरान निश्चित अनुत्क्रमणीय परिवर्तन होते हैं। मैंने बताया कि प्राथमिक कोशिकाओं से द्वितीयक कोशिकाओं की जब उत्पत्ति होती है, प्राथमिक कोशिकाओं से जब द्वितीयक कोशिकाओं की उत्पत्ति होती है, तो इस उत्पत्ति के बाद प्राथमिक कोशिकाओं से जब द्वितीयक कोशिकाओं की क्या होती है, उत्पत्ति होती है, तो याद रखिएगा इस उत्पत्ति के बाद वो अपने आकार को बढ़ाते हैं, उनमें विभेदीकरण होता है, भिन्नन होता है, लेकिन वो अनुत्क्रमणीय होता है, ठीक है ना। तो बिल्कुल सही बात, जैसे हमारे शरीर में भिन्नन हुआ है, अनुत्क्रमणीय है, तो ये बिल्कुल सही है। तो ये पॉइंट 100% सही है, ये पॉइंट 100% सही है। तो सीधी सी बात है, जब किसी एक प्रश्न में दो सही हो तो फिर क्या होगा, उपरोक्त सही आंसर निकल के आएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। पराग मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन के पश्चात कोशिका द्रव का विभाजन क्या कहलाता है? तो कोशिका द्रव विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन के बाद कोशिका द्रव का विभाजन जो है वो क्या कहलाता है? साइटोकाइनेसिस कहलाता है, साइटोकाइनेसिस। तो हम किसके साथ जाएंगे? साइटोकाइनेसिस के साथ जाएंगे, ठीक है कि नहीं। और ये आ गया लास्ट क्वेश्चन, इसका पहला क्वेश्चन भी आ चुका है, ये क्वेश्चन डबल बार रिपीट हुआ, किस्मत अच्छी। क्या लिखा है? पौधों में उत्पन्न होने वाले प्रत्येक ग्लूकोज के अणु के लिए एटीपी और NADPH2 के अणुओं की संख्या क्रमशः आवश्यक होती है। पौधों में उत्पन्न होने वाले प्रत्येक ग्लूकोज के अणु के लिए एटीपी और NADPH2 के अणुओं की संख्या क्रमशः आवश्यक होती है। तो आपको याद होगा, अपन ने पढ़ा हुआ है 18 ATP और 12 NADPH2, ऐसे पढ़े क्या? 18 ATP और 12 NADPH2, ठीक है। ये अपन ने कहां पर पढ़े थे, याद कीजिए, कहां पर पढ़े थे? प्रकाश अभिक्रिया और अंधकार अभिक्रिया, जहां पर मैंने पढ़ाई थी प्रकाश संश्लेषण की, वहां पर इस टॉपिक को मैंने बताया था, है कि नहीं। तो इस तरह से यहां पर ये हमारा टॉपिक क्लियर हो जाता है। मतलब सीधी सी बात है, 30 में से कम 15 से 20 क्वेश्चन हम बहुत आसानी से क्या कर सकते थे, निकाल सकते थे। और हमें 20 क्वेश्चन चाहिए, ठीक। कुछ लोग कहते हैं ना 30 में से 30, ठीक है ना, उनका बाप भी नहीं लग सकता 30 में से 30। कारण क्या है? कारण ये उसके लिए समय चाहिए, और हमारे पास वहां पर समय नहीं है, समय नहीं है हमारे पास वहां पर, और तनाव बहुत ज्यादा होता है। 3 घंटे यदि आपके पास हो तो आप फिर तो बहुत कुछ सोच सकते थे, 30 में से 30 तो नहीं लेकिन 28 तो ला सकते थे, लेकिन वहां आपके पास समय नहीं। 40 सेकंड एक प्रश्न को पढ़ने में, और क्या कहना चाहिए, उसका उत्तर पढ़ने में लग जाता है कि सही क्या होगा, सोचने में। तो इसीलिए ये पॉसिबल नहीं है। तो हम अपनी कैटेगरी के हिसाब से चलें, यदि और कोई 30 में से 30 ले आता तो नंबर 100 के पार जाते। इस बार जो पेपर हुआ था लास्ट, उसमें हाईएस्ट 96-97 गया था, अच्छे अच्छे बच्चे बैठे रहे होंगे, उसके बाद पार नहीं निकाल पाए। और कारण क्या था? कारण था समय कम रहता है। हमें अपना 15 से 20 तो नहीं, लेकिन 20 तक का आंकड़ा बिल्कुल निश्चित रखना। और यदि 15 से 20 के बीच में हमारे नंबर आ रहे हैं तो केमिस्ट्री को हमें उठाना पड़ेगा, और नहीं तो इंग्लिश को हमें उठाना पड़ेगा, ठीक है, तब जाके हम कोशिश कर पाएंगे। तो 20 का एवरेज लेके चलेंगे, 30 में से 20, फिर तो कोई नहीं रोक सकता हमको, ठीक है। तो चलिए ठीक है, आज का ये हमारा जो काम है ये समाप्त होता है, ठीक है। तो हमारे बीच में आ गई है हेमलता। आओ हेमलता, इधर आओ, तुमको मिलवाते हैं लोगों से। तो पिछले बैच में जो सबसे ज्यादा हार्ड वर्किंग लड़की रही है, ठीक है ना, वो अभी मिलने के लिए आई है, तो इससे मिल लो भाई। आओ इधर आओ, वो कैमरे में सब देखेंगे तुमको, आ जाओ, ये तो देख ही रहे हैं। ये है हेमलता, ठीक है ना, ये बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग रही है, और अपने हार्ड वर्क के कारण से इसने अपना सिलेक्शन पाया है। इसने 11वीं 12वीं में कोचिंग भी नहीं की थी, आ रही बात समझ में, लेकिन उसके बाद ये सिलेक्ट हो गई। और उसका कारण था कि जैसा मैंने बताया उसने क्या किया, उससे ज्यादा काम घर पे किया था, इसलिए सिलेक्ट हो पाई। कुछ लोग यहां से पढ़ के जाते हैं और घर में जाके पढ़ते नहीं है, सर की बात मानते नहीं है, ठीक है ना, अपना दिमाग अलग से लगाते नहीं कि हम अलग से और क्या कर लें, इसी कारण से उनका सिलेक्शन नहीं होता है। लेकिन जो बच्चा ऐसा कर पाता है तो सीधी सी बात है वो अपने लक्ष्य तक पहुंच जाता है, ठीक है। तो
इससे कुछ सुनोगे तुम क्या? बताओ क्या कहते हो, सुनवाए कुछ, क्या गाना आना सुनोगे? इससे पूछ लो कि किस तरीके से सिलेक्ट हुई है ये, इसने घर पे क्या किया था, ठीक है? ऐसा पकड़ के बताओ कि कैसी पढ़ाई की तुमने, बताओ बताओ बताओ, डरने की जरूरत है, ये अपने लोग हैं और वो भी अपने लोग। सर ने हमारे लिए बहुत मेहनत की है और हम भी सर के लिए बहुत मेहनत किए हैं। सर ने हमारे लिए बहुत सारे टेस्ट सीरीज रखते थे, फिर हम भी मतलब सर इधर पढ़ाते थे, फिर हम भी घर जाकर उतनी ही मेहनत करके पढ़ते थे, फिर हमको सफलता मिलती। टाइम टेबल बताओ कैसे कैसे पढ़ते, बताओगे? टाइम टेबल हम बनाए थे, मतलब 10-15 मिनट का खाने का रखते थे, बाकी पूरे टाइम तो पढ़ाई का था मेरा सुबह सर। कितने बजे उठते थे पढ़ने के लिए, बताओ? सुबह 4 बजे। 4 बजे उठती थी पढ़ने के लिए, ठीक है ना? और तुम लोग क्या करोगे, 1-2 बजे तक मोबाइल चलाओगे और 8-8 बजे उठोगे, हो गया फिर? तो ऐसे में सिलेक्शन होगा क्या? नहीं होगा। रात को कितने बजे तक पढ़ती थी, बताओ? 12 बजे तक। 12 बजे तक। अब सोचो इतना हार्ड वर्किंग होने के बाद आदमी सिलेक्ट होता, सुबह 4 बजे से उठना, मैं तो आज तक नहीं उठाऊं। ठीक है ना, पहले मैं और पापा फूल तोड़ने के लिए जाते थे, उस समय 5 बजे उठता था मैं, हाईएस्ट 5 बजे उठा हूं मैं बस। ठीक है ना, 4 बजे तो मैं देखा ही नहीं हूं क्या होता है। तो 4 बजे उठना और 12 बजे सोना, मतलब अभी तुम्हारे पास इतना अच्छा मौका कि तुम्हारा सिलेबस खत्म कर दिया गया है, ठीक है ना? तो तुम्हें क्या करना चाहिए, मैं नहीं कहता कि तुम इतना इतना मेहनत करो, इसने तो की है, ठीक है ना, और इसके माता पिता भी ये चाहते थे, ठीक है ना, गरीब परिस्थिति से उठ के, और इसने क्या कहना चाहिए, अपनी अपनी जॉब पा लेगी ये, पा ही ली, और क्या है, अब तो सिलेक्शन हो गया, 1 साल होने हो जाएंगे क्या अभी? अभी 6 महीने हो गए, 2 महीने हुए, हाँ 2 महीने हुए रे अभी तो, ठीक है ना? लेकिन बहुत जल्दी इसको जॉब मिलेगी, सीधी सी बात है, 4 साल की प्रैक्टिस रहेगी और उसके बाद 6 महीने का गैप और उसके बाद जॉब, ठीक है ना? तो मेहनत करेंगे तो सभी सही जगह तक पहुंच पाएंगे, ठीक है? और नहीं करेंगे तो तुम जानो। आ रही बात समझ में? तो मेहनत से सफलता हासिल होती, इसकी इसको भी असफलता मिली है, फर्स्ट बार में इसको भी असफलता मिली, लेकिन उसके बाद इसका सिलेक्शन पक्का हो गया, ठीक है ना? बीच में कोरोना भी आ गया था, 1 साल कोरोना खा गया इसका, नहीं तो ये उस साल भी सिलेक्ट हो जाती, लेकिन उसने अपनी पढ़ाई बंद नहीं की, बहुत सारे लोगों ने पढ़ाई बंद कर दी थी उस समय, इसने उस समय भी पढ़ाई बंद नहीं की, और टेस्ट सीरीज में जो अपन ने लगाई थी उसमें सब ज्यादातर नंबर इसी के ज्यादा रहे। आ रही बात समझ में? तो इसलिए मेहनत करो तो तुम भी यहां खड़े होगे, सही बात है कि नहीं? ठीक है, चलो बैठो। तो इससे क्या सीखने को मिला कि जितना ज्यादा हार्ड वर्क और उसके साथ क्या होगा, स्मार्ट वर्क, सफलता उतनी ही अच्छी मिलेगी, ठीक है नहीं? और नहीं तो आप केवल पढ़ते रहो और दिमाग ना दौड़ाओ तो सफलता नहीं मिलेगी, ठीक है ना? या फिर आप पढ़ो भी मत और सोचते भर रहो, मैं तो ऐसा कर लूंगा, वो कहते ख्याली पुलाव पकाना, ठीक है ना? तो ऐसे लोगों को भी सफलता नहीं मिलती है। बिल्कुल, आप भी मेहनत करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, ये लोग तुमको धन्यवाद दे रहे हैं, ठीक है? कॉलेज कहाँ मिला है आपको? सागर मिला भाई इनको कॉलेज, ठीक है? कौन सा? बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज सागर मिला है इनको, बहुत सारे बच्चे जानते हैं, ठीक है? चलो ठीक, तो अब अगले कालखंड की आप तैयारी करो, फिजिक्स की क्लास अभी हम जल्दी लगवाने की कोशिश करते हैं। अभी इसके बाद फिर से अपन बॉटनी पढ़ेंगे, बॉटनी का ही सेट खत्म करेंगे, तो इसके बाद एक और बॉटनी का सेट होगा, अपने 2 बॉटनी के सेट छूट गए हैं, ठीक है ना? तो अपन एक और कंप्लीट करेंगे अभी इसके बाद, ठीक है? रेडी रहिएगा। बिल्कुल मेहनत करोगे तो सफलता जरूर मिलेगी।